नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज समझते हैं भारत के प्रधानमंत्रियों और हमारी संसदीय प्रणाली से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प फैक्ट्स, रिकॉर्ड्स और नियम। तो चलिए सीधे एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, क्या ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री हो सकता है जो अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी संसद न गया हो? तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे ही अनोखे रिकॉर्ड्स की जो भारतीय प्रधानमंत्रियों के नाम है। तो हमारे पहले सवाल का जवाब है चौधरी चरण सिंह। जी हां, वो प्रधानमंत्री तो बने लेकिन कभी संसद का सामना नहीं किया। अब देखिए, ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है, ये उस दौर की राजनीतिक उठापटक को भी दिखाता है जब सरकारें इतनी अस्थिर थीं कि विश्वास मत का सामना करने से पहले ही गिर जाती थीं। एक और ऐसा ही अनोखा पर दुखद रिकॉर्ड लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम है। वो भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन देश के बाहर हुआ था। और ये जो लिस्ट है, ये उन कुछ चुनिंदा नेताओं की है जिन्हें एक से ज्यादा बार देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। अच्छा, अब ये जानना भी तो बनता है कि इन नेताओं का सफर कैसा रहा, मतलब प्रधानमंत्री बनने से पहले ये क्या भूमिकाएं निभा रहे थे। चलिए देखते हैं। देखिए, ज्यादातर प्रधानमंत्री पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके होते हैं, जैसे कि मोरारजी देसाई या पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन इस ग्रुप में चंद्रशेखर एक बड़ा अपवाद थे। वो बिना मुख्यमंत्री बने सीधे प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। और हाँ, चंद्रशेखर की बात हो रही है तो ये भी जान लीजिए कि वो लोकसभा के सदस्य थे। पर ये जानना भी बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन से हो सकते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। मतलब टॉप पोस्ट का रास्ता दोनों सदनों से होकर जा सकता है। अब अलग अलग बैकग्राउंड की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उदाहरण बहुत ही खास है। देश संभालने से पहले उन्होंने कई बड़े आर्थिक पदों पर काम किया था। वो वित्त मंत्री रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, मतलब वो एक तरह से टेक्नोक्रेट पॉलिटिशियन थे। और जानते हैं, इसी मजबूत आर्थिक समझ ने भारत के इतिहास के एक सबसे बड़े आर्थिक बदलाव की जमीन तैयार की। ये बात है 90 के दशक की शुरुआत की। तब भारत ने आर्थिक सुधार का एक नया रास्ता अपनाया जिसे हम सब एलपीजी के नाम से जानते हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और यकीन मानिए, इस एक पॉलिसी ने भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी। और इस बड़े बदलाव को लाने वाले प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और हां, उनकी ही सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। चलिए अब आखिर में हमारी संसदीय प्रणाली से जुड़ी कुछ आम उलझनों को सुलझाते हैं, कुछ ऐसी पहेलियां जो अक्सर कंफ्यूज करती हैं। तो ये रही पहली पहेली। एक दावा है और एक उसका कारण। दावा ये कि मंत्री नीतियां बनाते हैं और अफसर उन्हें लागू करते हैं, और कारण दिया गया है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत काम करता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सही है? तो यहां मजा यह है कि दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही तो हैं, लेकिन जो कारण बताया गया है वो उस दावे की सही वजह नहीं है। देखिए, मंत्रीय उत्तरदायित्व का मतलब है मंत्रियों की संसद के प्रति जवाबदेही, और काम का बंटवारा वो तो बस पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच काम बांटने का एक तरीका है। मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। चलिए अब दूसरी पहेली देखते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी से जुड़ी है। दावा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति जिम्मेदार है, और कारण ये कि मंत्री दोनों सदनों से बन सकते हैं। और यहां भी एक मजेदार मोड़ है। जो दावा किया गया है वो तो गलत है, लेकिन जो कारण दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो असली नियम क्या है? नियम यह है कि मंत्रिपरिषद की जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति होती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा ही वो सदन है जिसे जनता सीधे चुनती है। लेकिन हाँ, कारण वाली बात सही थी। मंत्री लोकसभा से भी चुने जा सकते हैं और राज्यसभा से भी। इससे होता यह है कि सरकार को एक बड़ा टैलेंट पूल मिल जाता है। तो ये सब सिर्फ कुछ रोचक तथ्य नहीं हैं, है ना? ये वो बुनियादी नियम हैं जिनके आधार पर हमारे देश का पूरा शासन और नेतृत्व चलता है।